सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा अगला यूनिट स्टार्ट होने वाला है। केमिकल बॉन्डिंग इसका नाम है। तो आपको पता होना चाहिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप आगे की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे भी इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। इवन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पर भी इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग से ही आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो आज हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है कि कोई भी केमिकल स्पीशीज़ जैसे आपके पास एटम हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो केमिकल स्पीशीज़ के बीच में होता है, एटम्स के बीच में हो सकता है, आपका आयंस के बीच में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है। सो केमिकल बॉन्ड सिंपल अगर कोई बॉन्ड बोलेगा, बॉन्ड इज ऑल अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर कोई केमिकल बॉन्ड बोलता है तो केमिकल स्पीशीज़ होती हैं जैसे आपके पास एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयंस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? तो इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द केमिकल स्पीशीज़ लाइक एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। एटम्स हो गए आपके, आयंस हो गए आपके, इवन मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। तो चलिए लिखते हैं केमिकल बॉन्ड कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड, so it is the force of attraction in the chemical species like atoms, ions and molecules। जैसे यहाँ पर हम कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे, आयंस के बीच में देखेंगे, अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में देखेंगे। सो आयनिक बॉन्ड आप देखोगे, मेटालिक बॉन्ड आप देखोगे यहाँ पर। और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, और बाकी जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड जो होता है डेट इज़ वीक बॉन्ड, उसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आता है और वंडरवाल फोर्सेस आती हैं। तो वो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। तो इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा, सो बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस है? तो बॉन्ड फॉर्मेशन में आपके पास होता क्या है कि एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन में आपकी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वहीं पे अगर बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो ये एंडोथर्मिक है।
तो ये प्रोसेस जो होगा ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। सो एटम्स जो हैं कंबाइन क्यों करते हैं? वाई डू एटम कंबाइन? एटम क्यों कंबाइन करते हैं? तो एटम कंबाइन इसलिए करते हैं ताकि वो जो है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर सके, जो कि ऑक्टेट रूल बोलता है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 8 होने चाहिए। यानी उसका ऑक्टेट वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो किसी भी तरीके से हो, वो हम देखेंगे, जो कि ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एटम चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, जहाँ पर जो मैं आपको दिखाऊंगा कि बॉन्ड बनता कैसे है, तो वो जो है वो ग्राफ जो है वो बाद में आता है। तो उस ग्राफ से मैं आपको केमिकल बॉन्ड दिखाऊंगा कि बॉन्ड बनता कैसे है। सो वो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्या करो, आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। हमारे पास एक चीज़ आती है ग्राफ बिटवीन पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अभी तो मैंने आपको डेफिनेशन से बता दिया कि केमिकल बॉन्ड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, चाहे वो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, जैसे एटम हो गया, आयन हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे ही हमने क्या बोला, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड होता है। लेकिन केमिकल स्पीशीज़ के बीच में अगर है, जैसे एटम, आयन और मॉलिक्यूल के बीच में अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो केमिकल बॉन्ड कहेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है। तो 2 एटम मिनिमम हमको चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो पहले आप ये समझो, ये मान लो एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन। देखो हो क्या रहा है। अगर आपको कोई बोलेगा कि 2 एटम्स के बीच में, इन 2 के बीच में कितने तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? तो देखना, गौर से इसके ऊपर ध्यान दो। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्शन। यहाँ पर हो रहा है आपका रिपल्शन। लेकिन इस एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को तो अपनी ओर खींच रहा होगा। तो ये हमारा अट्रैक्शन हुआ। और इस एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा। तो यहां पर अट्रैक्शन। तो 2 एटम के बीच में कितनी तरह की फोर्सेस लग रही है? तो दोनों एटम के बीच का जो दोनों एटम का जो न्यूक्लियस है, तो इस एटम और इस एटम के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन। एक एटम, इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन। और ये तो हुआ रिपल्शन। तो इस न्यूक्लियस का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन, और इसके न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्शन। तो 2 तरह की फोर्सेस लग रही हैं। अट्रैक्टिव भी 2 लग रही हैं, रिपल्सिव भी 2 लग रही हैं। दोनों एटम जो हैं ये इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो हमें बॉन्ड बनाना है। अब बॉन्ड बनेगा कैसे, वो हम अब इन 2 एटम का मैं आपको दिखाता हूँ बॉन्ड बनता कैसे है। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से।
मतलब हो क्या रहा है, इस एटम का जो न्यूक्लियस है, इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और इस एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को भी रिपेल कर रहा है, और पहले एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेगा। तो दो तरीके का रिपल्शन और दो तरीके का अट्रैक्शन लग रहा है। तो पॉज करो, नोट करो इसको जल्दी से। सो ग्राफ को अच्छे से समझना। अब शुरुआत में दो एटम आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, दूर से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो डिस्टेंस ये क्या है आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ये दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, जैसे जैसे ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो पास आएंगे तो डिस्टेंस कम होगा। तो ग्राफ क्यों मैं यहाँ से बना रहा हूँ, क्योंकि एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर है, तो दूर से ही तो हमको पास में लाना है। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा डिस्टेंस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में है, ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है, और ये डिस्टेंस ज़्यादा से कम की ओर हम जा रहे हैं। यहाँ पर 0 है। तो एटम जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे डिस्टेंस लगातार कम हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी फ़र्क नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर एनर्जी घटेगी, तो उस पॉइंट पर तो दो एटम जब एक दूसरे के पास पास आते हैं, क्या हो रहा है, जब भी दो एटम पास पास आ रहे हैं तो एक ऐसे पॉइंट पर जब वो ऐसे पॉइंट पर जब वो पास में होंगे तो कोई ना कोई फोर्स उन पर लग रहा होगा। तो शुरुआत में जो फोर्स उनके ऊपर लग रहा होता है वो है हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स। तो शुरुआत का फोर्स जब वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो पहला फोर्स जो लगता है वो है एक किसी भी पॉइंट पर जो पहला फोर्स लगता है वो है अट्रैक्टिव फोर्स। तो जब भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो डिस्टेंस लगातार कम हो रहा है, वो आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा, डिस्टेंस तो कम हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो दुनिया में अब जब एक ऐसे पॉइंट पर ये आ गए जहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो रिपल्शन से ज़्यादा है, अब जो है ये दो एटम जो है वो एक दूसरे के पास जो हैं वो अपने आप आ रहे हैं। तो दुनिया में जितने भी प्रोसेसेस अपने आप होते हैं वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है, ये आपको समझना है। तो एनर्जी रिलीज़ हुई, दुनिया में जितने प्रोसेसेस अपने आप होते हैं वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पर अट्रैक्शन बराबर रिपल्शन होता है। अब आपके अंदर यहाँ पर सवाल आ रहा होगा कि अट्रैक्शन रिपल्शन के बराबर कैसे आया। तो देखो, जब एनर्जी रिलीज़ हुई तो सबसे पहले क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है। तो दो एटम्स के बीच में फोर्स और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन और फोर्स और एनर्जी के बीच का एक ही टाइप का रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है डिस्टेंस के बीच। दोनों में टाइप का मैंने बोला, जैसे अगर आप एक्चुअल में देखो तो फोर्स का डिस्टेंस के साथ अगर देखो तो r² होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी का देखो तो r होता है। तो अगर फोर्स में देखें तो लगातार डिस्टेंस तो कम हो रहा है, जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्सेस बढ़ेंगी, तो अट्रैक्टिव फोर्स भी बढ़ी, रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ी। तो बढ़ तो दोनों फोर्सेस रही हैं, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगी, रिपल्सिव फोर्स तेजी से बढ़ेगी। डेट्स वाई अट्रैक्शन बराबर रिपल्शन यहाँ पर आया। तो यहाँ पर एक्चुअल में बॉन्ड बना है, ये वो कंडीशन है जहाँ पर बॉन्ड बना है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आपका बॉन्ड बना है, यहां पर A बराबर R है। यहां पर आपका अट्रैक्शन रिपल्शन के बराबर है।
तो यहाँ पर तो प्रोसेस रुक जाएगा, प्रोसेस यहाँ पर रुक जाएगा, लेकिन हमें पूरे ग्राफ को कंक्लूड करना है। तो ग्राफ को कंक्लूड करने के लिए तो एटम ने तो बॉन्ड बना लिया, तो अब बाहर से हमें उनके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। जब हम इन दो एटम्स के ऊपर बाहर से फोर्स लगाएंगे तो डिस्टेंस तो कम हो रहा है, सही है, डिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन जो हमने बाहर से दोनों एटम के ऊपर फोर्स लगाया तो इनमें, इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा बाहर की ओर, तो रिटेलिएट करने वाला फोर्स बाहर की ओर लगेगा। तो रिपल्सिव फोर्स जो होता है यहाँ पर वो अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा लगता है, तो ग्राफ ऐसे चढ़ता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है एक तरीके की ऐसे बढ़ती है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा अब कि ग्राफ कैसे काम कर रहा है, तो ग्राफ एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है, ये आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पर आपको ग्राफ समझ में आया होगा कि शुरुआत में दो एटम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर हैं। जैसे जैसे वो पास पास आ रहे हैं, जिस ये अप्रोच कर रहे हैं एटम, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, जब वो एक डिस्टेंस पर आएंगे, एक सर्टेन पॉइंट पर कोई ना कोई उनके ऊपर फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स शुरुआत में लगता है, ये आपको याद रखना है। अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा लगेगा, तो लगातार डिस्टेंस कम होगा, तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो डिस्टेंस जैसे जैसे कम हो रहा है, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्सेस बढ़ेंगी, तो फोर्सेस अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, तो फोर्सेस तो बढ़े, एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी, तो अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो दुनिया में, क्योंकि आप बोलोगे कि कैसे यहाँ पर एक ग्राफ नीचे उतर रहा है, तो दुनिया में जितने भी प्रोसेसेस अपने आप हो रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन एक पॉइंट पर लग रहा है, तो दोनों एटम अब अपने आप एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो जितने भी प्रोसेसेस अपने आप होते हैं वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्राफ ऐसे नीचे उतरा। अब एक पॉइंट आता है जहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो रिपल्शन के बराबर होता है, तो वो कंडीशन क्या है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्सेस बढ़ेंगी, अट्रैक्टिव भी बढ़ेगी, रिपल्सिव भी बढ़ेगी, लेकिन रिपल्सिव ज़्यादा बढ़ती है अट्रैक्टिव के मुकाबले में, अट्रैक्टिव धीरे धीरे बढ़ती है, तो अट्रैक्शन बराबर रिपल्शन होता है। यहाँ पर एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ग्राफ को कंक्लूड करना है तो बाहर से हमने इनके ऊपर फोर्स लगाया, तो जब हमने बाहर से इसके ऊपर फोर्स लगाया तो हुआ क्या, लगातार डिस्टेंस कम हुआ, डिस्टेंस कम हुआ, लेकिन रिटेलिएट करने वाला फोर्स बाहर की ओर लग रहा है। तो रिटेलिएट करने वाला फोर्स अगर बाहर की ओर लगेगा तो हमारे पास होगा क्या, इफ़ रिटेलिएट फोर्स अगर हमारे पास बाहर की ओर लगेगा तो रिपल्शन जो है वो अट्रैक्शन से ज़्यादा है, और अगर रिपल्शन अट्रैक्शन से ज़्यादा है, अगर हमारे पास रिपल्शन अट्रैक्शन से ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है अब बढ़ेगी, तो ग्राफ ऐसे आएगा। सो दिस इज़ द पॉइंट। सो ये ग्राफ हो जाएगा। अभी मैं आपको लिखाता हूँ, पहले आप इसको लिखो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कंडीशन फॉर, ये इक्विलिब्रियम है, इट इज़ द कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इट इज़ द कंडीशन, ये कंडीशन है जहाँ पर अट्रैक्शन जो है रिपल्शन के बराबर है, इट इज़ द कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन की ये कंडीशन है। तो यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर मिनिमम होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इस पॉइंट पर मिनिमम होगी, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो ये इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, और यहाँ पर एक और चीज़ है,
तो एटम से मॉलिक्यूल बनने में, तो एटम से मॉलिक्यूल बनने में जितनी भी एनर्जी रिलीज़ हुई इसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो डैट इज़ योर बॉन्ड एनर्जी, कि एटम से ये जो बॉन्ड बनने तक जितनी भी एनर्जी रिलीज़ हुई उसे बोलते हैं हम बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और हमारे पास अगला आता है बॉन्ड लेंथ, कि ए बराबर आर। जब बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने के बाद दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, डेट इज़ बॉन्ड लेंथ। अगला आता है हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास होता है एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी, तो एब्जॉर्ब होगी। तो पहले आप इसको लिखो जल्दी से, तो ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है। इतनी ही एनर्जी तो रिलीज़ हुई, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सो इसको पहले लिख लो, फिर मैं यहाँ पर कुछ लिखा लेता हूँ। बॉन्ड एनर्जी that is amount of energy released in the formation of chemical bond. CB chemical bond, कितनी एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, जहाँ पर A बराबर R है। कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो इतनी ही तो एनर्जी रिलीज़ हुई, ये एनर्जी रिलीज़ हुई, तो इसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब बॉन्ड बनने के बाद, जहाँ पर बॉन्ड बना था हमारे पास, अब बॉन्ड लेंथ आता है दूसरा। यह है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस एट ए बराबर आर। मतलब बॉन्ड बनने के बाद जहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्शन के बराबर है, अब कितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दो एटम के बीच में होगा, ये आपका बॉन्ड लेंथ। तो ये पहला पॉइंट यहाँ से आपको इस ग्राफ से समझ में आया होगा। तो बॉन्ड एनर्जी होती है कि बॉन्ड बनने तक जितनी भी एनर्जी रिलीज़ हुई वो बॉन्ड एनर्जी होती है, सारी की सारी। चाहे वो कोई भी एनर्जी रिलीज़ हो, दुनिया में जितने भी प्रोसेस हो, चाहे केमिकल, चाहे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बने, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, चाहे किसी भी तरीके का बॉन्ड बने, तो एनर्जी हमेशा रिलीज़ होती है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ क्या होता है कि जब बॉन्ड बना ए बराबर आर कंडीशन पर, अब उन दो एटम के बीच में कितना डिस्टेंस है, डैट इज बॉन्ड लेंथ। तीसरा आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये होती है एब्जॉर्ब एनर्जी। ये हमेशा एब्जॉर्ब होती है, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमेशा। तो इससे होता है। तो आपको ग्राफ आई होप समझ में आया होगा। तो इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि अट्रैक्शन
जितना ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, जैसे यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा था तो स्टेबिलिटी ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और स्टेबिलिटी मिनिमम पॉइंट पे थी और वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, तो स्टेबिलिटी जहाँ मैक्सिमम वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो इस ग्राफ से आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि अट्रैक्शन जितना ज़्यादा हो रहा था स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, अट्रैक्शन जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, और स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा उतनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कम होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम केमिकल बॉन्ड जो है इनको क्लासिफाई करेंगे, केमिकल बॉन्ड को। केमिकल इसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो केमिकल बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा होता है आपका वीक बॉन्ड। तो दो तरीके के बॉन्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो इंटर एटॉमिक होता है, एटम्स के बीच में होता है, तो इट इज़ द इंटर एटॉमिक। ये क्या होता है? इंटर एटॉमिक, इंटर एटॉमिक। वीक जो होता है, वीक बॉन्ड, ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर। वीक बॉन्ड जो होता है ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर। तो उसी बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे कि कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, यानी कितनी एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड बनने में। बॉन्ड जब बना उस पॉइंट पे, ये वो कंडीशन है जहां पर अट्रैक्शन बराबर रिपल्शन है, तो बॉन्ड जहां पर बना वहां तक कितनी एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। और ये हमेशा रिलीज होती है, ये आपको पता ही है, ये हमेशा रिलीज होती है, ये एनर्जी जो है ये हमेशा रिलीज होती है। तो उसी एनर्जी के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड हम क्लासीफाई करते हैं। तो ये जो होती है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये होता है लेस देन 40 किलो जूल। ये आपका बीस से 400 किलो जूल पर मोल होता है। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को भी हम क्लासिफाई करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर आप देखना यहाँ पर क्या क्या आता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को भी हम डिवाइड करेंगे अब। जैसे पहला इसके अंदर आता है, जैसे आयनिक बॉन्ड, एक आता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा आता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा आता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और चौथा आता है आपका मेटालिक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड या वीक फोर्सेस में आपके पास दो तरीके का आता है। एक आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पर दो तरीके का बॉन्ड आता है। एक आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा वंडरवॉल बॉन्ड या वंडरवॉल फोर्सेस। या फोर्सेस।
तो इसमें हम काफ़ी सारे देखेंगे, लेकिन ये अभी हमने डिवाइड कर दिया। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और वो इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो इलेक्ट्रॉन देंगे। और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। जैसे NaCl सोडियम, वो इलेक्ट्रॉन देता है, और क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इलेक्ट्रॉन दे करके और इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्टेट ये कंप्लीट करते हैं और आयनिक बॉन्ड बनता है। तो आयनिक बॉन्ड जो है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल और नॉन मेटल, M और NM, ये आयनिक बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ये वो कुरकुरे वाली दोस्ती जो मैंने आपको बताई थी कि दो दोस्त हैं, दो दोस्त क्लास में हैं, क्लास ख़त्म हुई, दोनों बाहर कैंटीन में गए, 5 रुपये एक दोस्त ने दिए, 5 रुपये दूसरे दोस्त ने दिए। तो दोनों ने एक कुरकुरे का पैकेट ख़रीदा और दोनों ने उस कुरकुरे को शेयर किया। यानी एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों बॉन्ड बनाएंगे और वो बॉन्ड के अंदर वो बॉन्ड को दोनों शेयर करेंगे। वो जो बॉन्ड है उसको वो दोनों एटम शेयर करेंगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है नॉन मेटल के बीच में। इसके बारे में भी हम यहाँ देखेंगे। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड होता है ये। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग होती है। ऐसा होता है कि एक दोस्त जो है उसने ही पूरे 10 रुपये दिए और एक पैकेट ख़रीदा कुरकुरे का, और दोनों दोस्तों ने फिर उसको शेयर किया। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मतलब जैसे A और B, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली डब्बा है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही शेयर करेगा। ये जो बॉन्ड बना डेट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड तो हमको पता ही है, मेटल और मेटल के बीच का। दो दोस्त जिनके बीच में नहीं बनती, लेकिन तीसरा जो था वो उनका म्यूचुअल फ्रेंड था, जिसकी पहले वाले से भी दोस्ती थी और दूसरे वाले से भी दोस्ती थी। तो अब जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये मेटालिक बॉन्ड है। यानी वहाँ पर तीसरा कौन होता था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मेटल क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में आता है। तो मेटल और मेटल के बीच में, पॉजिटिव के बीच में दोस्ती कैसे हो सकती है, तो बीच में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, मेटल और मेटल के बीच में बनता है। तो मेटल और मेटल के बीच में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से दोस्ती होती है। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड जो है आपका, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, इनमें तो हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। मेटालिक बॉन्ड का अभी आप इतना ही देखो, आगे आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते चले जाओगे। और वीक बॉन्ड जो है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्सेस आती हैं, तो ये आपको समझना है। तो ये दो फोर्सेस आपको समझ में आनी चाहिए। या आप इसको प्राइमरी फोर्स भी लिख सकते हो, इसको सेकेंडरी फोर्स, लेकिन ज़्यादा जो पावरफुल फोर्स होता है डैट इज़, इन दोनों के बीच में अगर आपको लिखना हो तो ये ज़्यादा होता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड में। तो क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो इस पे ऊपर नीट के ऊपर सवाल आया हुआ है, नीट 2023 के अंदर आई थिंक सवाल आया हुआ है यहाँ से। तो बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई बॉन्ड बनने में, बॉन्ड बनने तक कितनी एनर्जी रिलीज हुई, जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई उसे बॉन्ड एनर्जी, और उसी बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो बॉन्ड सारे के सारे हमने देख लिए। तो पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। तो बॉन्ड बनता कैसे है, दो एटम्स जो होते हैं या दो आयंस होते हैं या दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, पास आने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर होता है, तो बॉन्ड बनता है। तो उस ग्राफ से आपको समझ में आया होगा, ग्राफ से आपको क्या समझ में आया
कि अट्रैक्शन जब बढ़ता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होती है। स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम रिलीज होती है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी जो है उतनी कम रिलीज होगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम देखेंगे कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि कॉज क्या है इसका, कि एटम्स क्यों कंबाइन होना चाहते हैं, इसका रीजन हम देखेंगे। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का कॉज क्या है? तो इसमें दो तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला, एक तो आता है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एक आता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो दो तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको दोनों में दिखाता हूं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है और क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है, जो अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, ये बाद में आता है, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को दिखाता है। जो हम एक्चुअल में देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को दिखाता है। तो वो क्या बोलता है कि हर एटम जो होता है, हर एटम की टेंडेंसी होती है कि वो मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड्स बनाए। तो मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड बनाएगा, तो मतलब जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो हर एटम चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉन्ड बनाए। तो नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा तो मतलब क्या है, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, और स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उतनी कम होगी। तो यही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। और बॉन्ड मैक्सिमम से मैक्सिमम कब बनेंगे? जब अट्रैक्शन अच्छा होगा। तो वही हमने ग्राफ में भी देखा कि अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी। वही ये बताता है। देखना, इसको लिखना, every atom has the tendency to form maximum possible बॉन्ड्स। तो मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड बनाना चाहता है इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी एंड मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हर एटम चाहता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड बनाए। अब बॉन्ड जितना ज़्यादा बनाएगा, तो देखना यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेता हूँ कि एटम बॉन्ड्स जितने ज़्यादा बनाएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा। तो बॉन्ड कब वो ज़्यादा बनाएगा? जब अट्रैक्शन अच्छा होगा। अब नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा।
तो यहाँ से क्या होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज़्यादा बनाएगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, और स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी जो होगी वो उतनी कम होगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में भी हम देख सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज़्यादा, तो लेंथ कम होती है, तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट है ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, तो लिंक करते हुए इसको समझना। अगला आता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ क्या बोलता है देखना, ये ऑक्टेट रूल है। Every atom has tendency to achieve stable outer octet। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है ऑक्टेट, कि हर एटम, कोई भी एटम जो है, हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। तो हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल, जिससे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हर एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो वो 8 हो, तो उसे स्टेबल माना जाता है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। एट इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आए। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वही मैंने आपको पहले दिखाया था ग्राफ में, जहाँ पर उस ग्राफ के अंदर क्या दिखाया था मैंने, कि दो एटम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर थे। दो एटम जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर थे, लेकिन जब वो पास पास आए तो एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर सबसे पहले जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन होता है, जो कि रिपल्शन से ज़्यादा होता है। तो अट्रैक्शन जब रिपल्शन से ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, क्योंकि एटम पास पास आ रहे हैं। अब डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा, डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा और एनर्जी जो है लगातार डिक्रीज़ करती है, एनर्जी जो है लगातार रिलीज़ होती है, क्योंकि अट्रैक्शन जितना ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज़ होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोसेसेस अपने आप होते हैं, एटम जो हैं वो अपने आप एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो जितने भी प्रोसेस दुनिया में अपने आप होते हैं उनमें एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एनर्जी रिलीज़ हुई थी, तो डिस्टेंस भी कम हो रहा था, एनर्जी भी रिलीज़ हो रही थी। तो वहाँ पर एक पॉइंट आता है, क्योंकि हमको पता है दो एटम्स के बीच में फोर्स क्या लगता है, फोर्स डिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r²। तो सेम ही टाइप का एक तरीके का फोर्स का रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ, और एनर्जी का रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा फोर्सेस बढ़ेंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस दोनों बढ़ेंगी, लेकिन अट्रैक्शन जो था वो धीरे धीरे बढ़ेगा, रिपल्शन जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा, जिससे क्या होता है, अट्रैक्शन जो है वो रिपल्शन के बराबर आ जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर होता है, यानी वो कंडीशन इक्विलिब्रियम की, तो वहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर एक्चुअल में बॉन्ड बन रहा है। तो जहाँ पर बॉन्ड बनता है वहाँ पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम। तो वो अट्रैक्शन बराबर रिपल्शन वाला पॉइंट है। तो मैंने क्या बोला था कि वहाँ पर तो
आपका प्रोसेस रुक जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं पूरे के पूरे ग्राफ को कंक्लूड करना। तो एटम ने तो बॉन्ड बना लिया, अब बाहर से हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस तो और लगातार कम होगा, डिस्टेंस कम होगा लेकिन फोर्स बढ़ेगी। लेकिन जो हमने फोर्स उन एटम्स के ऊपर बाहर से लगाया, तो रिटेलिएट उन एटम्स में रिटेलिएट करने वाला फोर्स बाहर की ओर लगता है। रिपल्शन जो है वो अट्रैक्शन से ज़्यादा होने लगेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वापस से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपका वो ग्राफ बताता है। और उसमें हमने बताया पोटेंशियल एनर्जी तो एक हुआ, दूसरा होता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता था? बॉन्ड एनर्जी होता था कि ये जो उस पॉइंट तक जो अट्रैक्शन बराबर रिपल्शन वाला, वो पॉइंट जहां पर एक्चुअल में बॉन्ड बना है, जहां पर A बराबर R है, उस पॉइंट तक जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई उसे बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। और जहां पर बॉन्ड बना, अब अगला आता है बॉन्ड लेंथ। जहां पर बॉन्ड बना मतलब वो पॉइंट जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर है। अब उन दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस बचा है उसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दैट इज बॉन्ड लेंथ। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अगला आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जहां पर बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो वो हमेशा एब्जॉर्ब होती है, और बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ये हमेशा रिलीज होती है, चाहे कोई भी बॉन्ड हो, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट, तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए उस ग्राफ से। और उसी ग्राफ से हमको ये पता चलता है कि अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, वो उस ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा। और स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम। तो ये उस ग्राफ से पता चल जाता है हमको। तो वो ग्राफ भी आपको समझ में आया होगा। फिर वो जो बॉन्ड एनर्जी है कि केमिकल बॉन्ड जब बना, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ तक कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी हमने केमिकल बॉन्ड को डिवाइड कर दिया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड में। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर हमने क्या कौन कौन सा बॉन्ड देखा? हमने देखा आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड के अंदर या वीक फोर्सेस के अंदर हमने कौन सा बॉन्ड देखा? हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल बॉन्ड। ये वीक होते हैं, तो ये आपको समझने पड़ेंगे और इनको अच्छे से आपको समझना है। फिर हमने ये पढ़ा कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डिफरेंट थ्योरीज टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग, ये हम देखेंगे। अब बॉन्डिंग को कई सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं। पहली आती है आपकी, पहला आता है आपका ऑक्टेट रूल। इसे कोसल लुईस अप्रोच भी कहते हैं। पहला ऑक्टेट रूल, दूसरा VSEPR थ्योरी, इसे हम लिखते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तीसरी आती है VBT, जिसे हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और चौथी आती है आपकी MOT। चार थ्योरियाँ आती हैं। MOT को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो चार तरह की थ्योरीज हैं जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती हैं। सबसे पहली थ्योरी जो है आपकी
वो है आपकी कोसल लुईस अप्रोच, जिसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। दूसरी थ्योरी जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है वो है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तीसरी थ्योरी जो है डैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और चौथी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये चारों ही थ्योरीज अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहली थ्योरी जो है वो है आपकी ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल अब हम वो देखेंगे। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। तो अब यहाँ से हम थ्योरीज को स्टार्ट करेंगे। तो पहली थ्योरी जो है, जिसे हमने ऑक्टेट रूल कहा, पहली थ्योरी कोसल लुईस अप्रोच। अच्छे से समझना, आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। पहली कोसल लुईस अप्रोच, या ऑक्टेट रूल। तो सबसे पहले ये जो ऑक्टेट रूल है ये किस पे बेस्ड होगा? नाम ही है ऑक्टेट रूल, तो इट इज़ बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ गैसेस। इनर्टनेस ऑफ गैसेस पे बेस्ड है। तो पहला, ये थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं। या तो वो क्या करेंगे, एटम कंबाइन करेंगे, या तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र, ईदर एटम्स कैन कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र में चाहे वो गेन करें या लॉस करें, या शेयर करें इलेक्ट्रॉन्स को, इन ऑर्डर टू अचीव दियर ऑक्टेट। यानी ये सिंपल सी बात ये बोलता है कि एटम जो है वो कंबाइन करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा, चाहे वो लॉस करे चाहे वो गेन करे, लॉस करके गेन करके, या तो शेयर करके जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह वो है, और ट्रांसफ़र करके जिसमें हमने लॉस और गेन का देखा, या आयनिक के अंदर देखेंगे हम। तो पहले ये कुछ पॉइंट है। और हाइड्रोजन और हीलियम जो है इनमें डुप्लेट देखा जाता है। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हैं तो वो स्टेबल हैं। देखना, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि इट इज़ बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ गैसेस। दूसरा, एटम्स कैन कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफ़र, मतलब लॉस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in order to achieve octet, मतलब 8 electrons in the outermost shell। ये जो ट्रांसफ़र यहाँ पर लिखा है, ट्रांसफ़र मतलब ये आयनिक के लिए बात है। आयनिक के लिए बात है, और शेयरिंग ये कोवेलेंट कोऑर्डिनेट वगैरह इसके लिए बताया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिखाऊंगा ट्रांसफ़र का, कि एटम कंबाइन कैसे करता है बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस करेगा, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, वहीं पर
क्लोरीन जो है वो गेन करेगा, गेन करके बॉन्ड बनाएंगे। तो एटम कंबाइन करके बॉन्ड बनाता है, या तो ट्रांसफ़र करके या तो शेयर करके, जैसे कोवलेंट बॉन्ड शेयर करके बनता है वो। तो वो उसके बारे में लिखा है, ताकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ये थ्योरी ही यही कहती है, ये थ्योरी मॉडर्न थ्योरी नहीं, ये क्लासिकल अप्रोच है। सबसे पहले यही थ्योरी आई थी, ये बोलती थी कि जिस भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल है। ये थ्योरी सिंपल ये बोलती थी। लेकिन तीसरा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, डुप्लेट, डुप्लेट मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। इन आउटरमोस्ट शेल, हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होता है, आपको डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो ये 3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पहला, इनर्टनेस पे बेस्ड थी ये, इनर्टनेस मतलब नोबल गैसेस। लेकिन जब आप यहाँ पर कन्फ्यूजन भी आपको एक आता है, वो है कि जब आप एनसीईआरटी देखते हो तो वहाँ पर आपको क्या दिखता है, वहाँ पर आपको टेबल जो है वहाँ पर हाइड्रोजन को सबसे पहले रख दिया गया है। तो हाइड्रोजन को पहले क्यों रख दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें डुप्लेट तो है, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर हैं वो स्टेबल हैं। तो लेकिन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव हो रहा है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव हो रहा है। जैसे हमारे पास हीलियम होता है 2, तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो अचीव हो रहा है, लेकिन ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अगर बोलेगा कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है तो नहीं, लेकिन अगर डुप्लेट बोलेगा कोसल ल्यूइस अप्रोच में, अगर आपके पास डुप्लेट बोलेगा तो डुप्लेट के लिए सही है, डुप्लेट के लिए सही है। तो ये आपको बातें समझ में आनी चाहिए। जैसे इसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ, जिसमें मैं ट्रांसफ़र का भी दिखाऊंगा, आपको शेयरिंग का भी दिखाऊंगा, दोनों हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं वो। जैसे हमारे पास सोडियम, सोडियम क्या है, हमारे पास 11 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 6, 7, 8, 9, 10, 3s1। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। जब ये लॉस करेगा तो Na+ बनेगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1s2, 2s2, 2p6। तो मैंने क्या बोला था, या तो लॉस करके ट्रांसफ़र करके वो क्या करे, ऑक्टेट अचीव करे। तो ये लॉस, ट्रांसफ़र मतलब लॉस और गेन, तो ये लॉस करके ऑक्टेट को अचीव कर रहा है। अब जैसे हमारे पास गेन का भी मैं दिखाता हूँ, जैसे Cl, क्लोरीन 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो ये क्या होता है हमारे पास, 3rd पीरियड से बिलोंग करता है। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6, 4, 10, 11, 12, 3p5। तो इसने ये इलेक्ट्रॉन इसको मिला, तो ये क्या बनेगा, Cl-। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो एक ने लॉस करके ऑक्टेट कंप्लीट किया, एक ने गेन करके, इसने लॉस करके ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट किया। लेकिन आपको पता होगा कि आयन से न्यूट्रल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे
तो ये क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। तो अब भले ही आपको डेफिनेशन से समझ नहीं आया होगा, अब आपको यहाँ से समझ में आया होगा, यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। तो मैंने आपको ऑक्टेट कंप्लीट दिखाया, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, कोसल-लुईस अप्रोच के अंदर ही, कोसल-लुईस अप्रोच के अंदर ही। ऑक्टेट कंप्लीट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से हमने यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट किया है। पहले पॉज करो, नोट करो इसको जल्दी से। अब हमारे पास, अब आपके अंदर सवाल आ रहा होगा कि अब आप हमको दिखाओ ऑक्टेट कंप्लीट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आप दिखाओ हमें ऑक्टेट। तो वो समझाने से पहले मैं आपको लुईस सिंबल दिखाता हूँ, तो पहले वो आपको समझना पड़ेगा। लुईस सिंबल्स, लुईस सिंबल्स। तो एस और पी ब्लॉक के लिए हम देखेंगे सेकंड पीरियड से। ली, बे, ब, क, न, ओ, फ और ये नी। तो अब लुईस सिंबल कैसे आप लिखते हो? लुईस सिंबल हम लिखते हैं कि इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप कैसे लिखोगे? तो ये एस और पी ब्लॉक का है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एस और पी ब्लॉक के लिए, एस और पी ब्लॉक के लिए ऑलवेज एप्लीकेबल है ये बात कि ग्रुप नंबर जो होगा, जो ग्रुप नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट जो है वो आपका क्या बताएगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। सिंपल। एस और पी ब्लॉक के लिए जो उसका ग्रुप नंबर होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखना मैं कैसे लिखता हूँ। तो लीथियम, लीना की रब से फरियाद, फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है। तो अगर फर्स्ट ग्रुप है तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डॉट से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सेकंड ग्रुप है तो यूनिट डिजिट, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये ग्रुप 13 है, यूनिट डिजिट हमें देखना है आगे वाला, तो 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 2 3। ये 14 है तो 4 इलेक्ट्रॉन। ये 15 है तो 5 इलेक्ट्रॉन। 16 है 6 इलेक्ट्रॉन। 17 है 7 इलेक्ट्रॉन। 18 है 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये लुईस सिंबल, ये आप जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया वो आप अलग से भी लिख सकते हो ताकि आपको ध्यान रहे। तो मैं अब दिखाता हूँ आपको जो ऑक्टेट कंप्लीट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, अब हम वो देखते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन, Cl2 में आपको दिखाऊंगा, O2 में आपको दिखाऊंगा, N2 में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर इनमें शेयरिंग हम देखेंगे। तो देखना, सबसे पहले Cl2, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 17 से ही तो बिलोंग करेगा फ्लोरीन क्लोरीन, तो 17 से बिलोंग करेगा तो यूनिट डिजिट मतलब 7 होंगे। तो ऐसे हम लिखते हैं, इन डॉट्स को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब यहाँ पर देखना, तो सबसे पहले आपको लुईस सिंबल पूरे यहाँ पर दिखाने हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने शो कर दिए। अभी ऑक्टेट कंप्लीट करना है शेयरिंग से। तो देखना,
पहले इसमें कितने थे, 2 2 4 2 6 एक 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, बॉन्ड बनाया। तो ये जो हमारे पास बना है ये शेयरिंग से बना है। और इसका ये पहला हो गया आपका Cl2। दूसरा जैसे मैं आपको दिखाऊं O2, ये एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन। अब आपको समझ में आया होगा, जैसे 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 है, 6 इसमें 6 इसमें। अभी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो शेयर करेंगे ये, तो अभी एक इसने किया तो 7 ही हो गए, इसके भी 7 इसके भी 7, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, तो एक और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6, मतलब अब बॉन्ड के अंदर कितने हैं, एक के अंदर, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 ऐसे। और इसका तो O2 का भी मैंने आपको दिखाया। तीसरा N2 क्या मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे N, नाइट्रोजन में 5, तो जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि 5, अब 6, एक और करेगा 7, एक और करेगा, तो 3 बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर। तो ये N2 मॉलिक्यूल के लिए, तो ये तीसरा था। ऑक्टेट कंप्लीट बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हमने ऑक्टेट को कंप्लीट किया है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये लुईस सिंबल से ही आप समझ पाओगे, तो पहले आपको वो समझ में आना चाहिए। तो अब जो ये लुईस थ्योरी है ये आपको समझ में आ गई होगी। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो अच्छे से। तो देखना यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर एक बात, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। 1 2 2 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। दूसरा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताओ कितने हैं, या बॉन्ड पेयर, बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो एक ही तो है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनेगा, तो एक बॉन्ड होगा। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तीसरा, NBE में लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिख लेना। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो 2 4 2 6 2 8 2 10 12, 12 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 12 है। और ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया वो बॉन्ड पेयर बनाएंगे, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इन्हें लोन पेयर कहा जाता है। मतलब जिन्होंने ऐसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया वो लोन पेयर उन्हें कहा जाता है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 12 है, तो लोन पेयर की नंबर ऑफ लोन पेयर
लोन पेयर बताओ। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर होता है, तो 12 अगर नॉन बॉन्डिंग है तो लोन पेयर 6 होंगे, 6 लोन पेयर। तो ये 4 चीज़ें आप सभी के लिए निकाल सकते हो। पहले आप इसको लिखो जल्दी से, पॉज करो, नोट करो जल्दी से इसको। Cl2 के लिए दिखाया, O2 के लिए भी दिखाई देता हूँ। O2 के लिए ये एक ऑक्सीजन था, ये दूसरा ऑक्सीजन था। 3 4 5 6 ऐसे था, 3 4 5 6, तो ऐसे आया था। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही तो बॉन्ड पेयर बनाएंगे। बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8। 8 नॉन बॉन्डिंग है, तो लोन पेयर कितने होंगे? 4 4 लोन पेयर। 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 4 लोन पेयर। तो ये अब N2 का भी देख लेते हैं हम। जल्दी से तीसरा भी देखो, अब आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं थोड़ा, जैसे 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3, ऐसे था। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6 6। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 2। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ये आपको लिखना आना चाहिए स्ट्रक्चर के बाद। तो लुईस सिंबल अगर आपको समझ में आया होगा तो ये आप स्ट्रक्चर बनाना आप आसानी से समझ जाओगे। तो इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। सो अब जो हमारे पास कल का टॉपिक है, हम देखेंगे यहाँ पर कि हाउ टू राइट लुईस स्ट्रक्चर इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको कल ऐसी ट्रिकें सिखाऊंगा, आप आसानी से लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ जाओगे। सो थैंक यू सो मच।